हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया अपने यूट्यूब चैनल लीफी लेसन्स पर आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ ओस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में हमने बात करी थी ओस्मोसिस की, जाने थे उसके टाइप्स, उसकी इम्पोर्टेंस। आज अपने वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्यूज़न की। आपको बताऊंगी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न को अफेक्ट करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस बेसिकली इन प्लांट, और हम जानेंगे डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस के बीच एक स्लाइट डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। Diffusion. Diffusion is the movement of molecule from a freezer with a higher concentration to lower concentration down the concentration gradient, या फिर हम कह सकते हैं the tendency on part of molecules, atoms, ions, etc. of gas, liquid, and solid to get evenly distributed throughout the available space on account of their random kinetic energy. Kinetic motion is called diffusion. Random kinetic motion of particle is due to kinetic energy प्रेजेंट इन दैम। आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है उनकी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और ये जो मूवमेंट होता है रैंडम होता है, किसी भी तरह के मैटर में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, और ये किसी भी फॉर्म में डिफ्यूज़ हो सकता है। लाइक सॉलिड डिफ्यूज़ हो सकता है लिक्विड में या गैस में, गैस डिफ्यूज़ हो सकती है लिक्विड में, या लिक्विड डिफ्यूज़ हो सकता है गैस में। और ये तब तक प्रोसेस होती रहती है जब तक कि सिस्टम में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, सिस्टम में साम्य ना आ जाए, तब तक रैंडम मूवमेंट होता रहता है मॉलिक्यूल का। और दो सिस्टम्स के बीच अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो जो डिफ्यूज़न की रेट होती है वो बहुत ही हाई होती है। लेकिन ये अगर दोनों सिस्टम के बीच दूरी ज़्यादा है तो रेट जो है वो कम भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी डिफ्यूज़न के बारे में, यानी कि नॉर्मली रैंडम मूवमेंट होता है, और ये जो मूवमेंट कैरी आउट होता है इस पर कोई बाहर फोर्स नहीं लगता है, आउटर फोर्स एक्सेप्ट डिफ्यूज़न प्रेशर, और कोई अदर फोर्सेस काम नहीं करता है। और ये जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, उसमें रैंडम जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ जैसे कि ये मैंने बायजूस की साइट से डायग्राम लिया डिफ्यूजन का आप समझाने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है वाटर, हमने इसमें KMnO4 या किसी भी डाई या कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डाली या क्रिस्टल को रखा, तो देखिए जहाँ पे हमने जो बूंद डाली थी वहाँ पे कंसनट्रेशन कितना ज़्यादा था, लेकिन जो अदर अवेलेबल स्पेस है वहाँ पे उसका कंसनट्रेशन बहुत कम है। तो जो मॉलिक्यूल्स है डाई के वो मूव कर जाएंगे अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, और ये तब तक होती रहेगी प्रोसेस जब तक कि ये सही से इस्टेब्लिश ना हो जाए, पूरे सिस्टम में इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूज़न। नाउ अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिफ्यूज़न को, मतलब कि उसकी रेट को हाई करते हैं या लो करते हैं, हम इस बताते हैं। जैसे कि डेंसिटी, जो प्योर वाटर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, और उसमें डिफ्यूज़न की प्रोसेस जो होती है वो डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस की रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन मान लेते हैं अगर हमने किसी सॉल्ट या किसी भी सॉल्यूट को हमने वाटर में डाला, देन हम किसी चीज़ को डालते हैं, तो वो इतनी जल्दी नहीं घुलती है, यानी इतनी जल्दी डिफ्यूज़न की प्रोसेस कैरी आउट नहीं करती है, बहुत ही धीमी हो जाती है प्रोसेस। अब बात करते हैं परमेबिलिटी की। मैंने जैसे कि आपको बताया डेंसिटी, हमने कुछ मिलाया तो वो जो वाटर है उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ेगी तो जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो धीरे हो जाएगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो डिफ्यूज़न की रेट है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो नॉर्मली ठंडे पानी में इतनी जल्दी नहीं घुलते हैं, लेकिन हम उसको गर्म करते हैं तो क्रिस्टल कितनी आसानी से घुल जाते हैं। अब बात करते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट की। डिफ्यूज़न प्रेशर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न की रेट जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्रेशर वर्क नहीं करता है डिफ्यूज़न की मॉलिक्यूल के डिफ्यूज़न में एक्सेप्ट डिफ्यूज़न प्रेशर। डिफ्यूज़न प्रेशर, दो सिस्टम्स के बीच डिफ्यूज़न का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, जो प्रोसेस है वो उतनी ही इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी रेट। नाउ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न। हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी डिफ्यूज़न के बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि लाइक परफ्यूम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, या कोई ईथर या अल्कोहल। जब हम उसे खोलते हैं तो कैसे पूरे पूरे रूम में उसकी जो स्मेल है वो डिफ्यूज़ हो जाती है। ये हमारे यहाँ डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है। और अगर हम प्लांट में बात करें तो डिफ्यूज़न का क्या रोल होता है? डिफ्यूज़न जो होता है वो जो इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ हैं उनको मॉइस्ट रखता है, प्लांट के जो आयंस होते हैं या अदर न्यूट्रिशंस होते हैं उनको थ्रू आउट स्प्रेड करता है इवनली। ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें वाटर वेपर का लॉस होता है, वो भी डिफ्यूजन की फॉर्म में होता है। हमारे यहाँ जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है प्लांट में, लाइक फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू ही कैरी आउट होता है। और जो हम पढ़ते हैं ओस्मोसिस, वो भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। उसमें बस रोल क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और उसमें वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल डिफ्यूज हो सकता है, केवल वाटर मॉलिक्यूल तक ही ये लिमिटेड नहीं है।
अब मैंने आपको बताया जैसे कि परफ्यूम जो उसे हम खोलेंगे तो वो पूरे कमरे में उसकी खुशबू आती है। उसी तरह जो फ्लावर होता है वो अपने जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके थ्रू अपने पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताया ऐसे नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे रोल हैं डिफ्यूज़न के हमारी लाइफ में और प्लांट्स की लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि ओस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है। तो हम साफ-साफ देख सकते हैं इसमें जो मॉलिक्यूल है वो वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गया और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ पे हमने देखा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क है और इसमें हमने देखा ये सॉल्यूशन है, ये प्योर वाटर है। तो हम देख रहे हैं कि प्योर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इसी चीज़ को मैंने आपको लिख के समझा दिया है कि जैसे कि जो ओस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसमें लिक्विड मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। बिना लिक्विड मीडियम के ये हो नहीं पाएगी। डिफ्यूज़न में क्या होता है, ये किसी भी मीडियम में हो सकती है, चाहे वो सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो। इसमें जो ओस्मोसिस प्रोसेस होती है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, जबकि डिफ्यूज़न की प्रोसेस में ऐसी किसी भी मेम्ब्रेन की आवश्यकता हमें नहीं होती है। जो ओस्मोसिस है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो कितना है सॉल्यूट का। लेकिन डिफ्यूज़न की प्रोसेस में क्या होता है, ये डिपेंड करती है अदर पार्टिकल्स की प्रेजेंस पे। ओस्मोसिस की प्रोसेस में हमें रिक्वायर होता है वाटर मूवमेंट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विड मीडियम में ही हो सकती है, तो ऑब्वियसली वाटर तो चाहिए ही होगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ही मूव करते हैं। डिफ्यूजन डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज। डिफ्यूज़ में क्या होता है, बोथ मॉलिक्यूल चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो डिफ्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा भी जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है उस पे केवल डिफ्यूज़न प्रेशर ही वर्क करता है, जबकि ओस्मोसिस की प्रोसेस में अदर प्रेशर जैसे टर्गर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल एक्सेट्रा, ये सारे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ओस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की उस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है वो मेनली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूव करते हैं अपनी रैंडम काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ही। तो ये बात हमने कर ली है डिफ्यूज़न की, उसके फैक्टर्स हमने पढ़े, हमने इंपॉर्टेंस जानी और हमने जाना ओस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न के बीच क्या मेन बेसिक फैक्टर्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होते हैं और हमें एग्जाम टाइम पे याद नहीं आते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। Thank you so much.